हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल टास्क और चैलेंजेस को, विकासात्मक कार्य और उनसे रिलेटेड जो भी चुनौतियाँ आती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। केवीएस पैडागोजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी को यहाँ पर टारगेट करते हुए चल रही हूँ। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जो यूनिट आपकी चली हुई है वो स्टार्टिंग से चली हुई है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, शिक्षार्थी को समझना। इसका जो पहला पॉइंट है ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट का, ये कंप्लीट आज आपके साथ में डिस्कस कर चुकी होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रीवियस क्लासेस देख ली होगी। आज आपकी क्लास नंबर 4 रहने वाली है और उम्मीद करती हूँ कि आप इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं। अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इनको आप जरूर शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। आपका जो फॉर्म है वो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग पढ़ाई यहाँ पर जारी किए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंटल टास्क और चैलेंजेस की बात करेंगे। देखिए, जब भी हम विकास की बात करते हैं, जो डेवलपमेंट होता है वो सभी को काउंट करते हुए चलता है। उसमें आपका ग्रोथ भी आ जाता है, मैचुरेशन भी आ जाती है और साथ ही साथ अगर किसी की लर्निंग हो रही है तो वो कंप्लीट कॉम्बिनेशन आपका क्या बनता है, विकास बनता है। अब ये बात कर रहे हैं टास्क की, कौन से कार्य की यहाँ पर बात हो रही है। तो किसी भी इंडिविजुअल की जो लाइफ साइकिल है वो स्टेजेस में बटी हुई होती है। मैंने पहली क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कस किया है। जैसे इन्फेंसी की स्टेज आती है, देन फिर आपकी अर्ली चाइल्डहुड आती है, फिर आपका लेटर चाइल्डहुड आता है, एडोलेसेंस आता है, देन आपकी मैच्योरिटी वाली स्टेज एंड सो ऑन आपकी अदर स्टेजेस आ जाती हैं, जो कि इतनी आपके लिए मतलब पूछी नहीं जाती आपके एग्जाम में, बट आपको सारी के बारे में पता होना चाहिए। तो जो भी ये स्टेजेस होती हैं जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है, इन सभी स्टेजेस में कुछ टास्क होते हैं, जो कुछ कार्य होते हैं जो आपस में बटे हुए होते हैं। भाई इस पर्टिकुलर स्टेज में आपके वो कार्य हो जाने चाहिए। जैसे अगर बात करें अर्ली चाइल्डहुड की, पूर्व बाल्यावस्था, इसके अंदर आप सभी को पता है लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, भाषा विकास, लैंग्वेज का जो है बहुत ही क्रिटिकल डेवलपमेंट आपका किसके अंदर होता है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के अंदर होता है। अगर इस स्टेज के अंदर आपकी भाषा का डेवलपमेंट, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी बच्चे की भाषा का विकास अगर नहीं हो रहा है, तो फिर जो कमिंग स्टेज है दैट इज लेटर चाइल्डहुड, इसमें काफी असर बच्चे को देखने को मिलता है, उसमें काफी दिक्कत उसको आ सकती है, उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो यही पर्टिकुलर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर यही बताया गया है कि जितने भी स्टेजेस होते हैं, ह्यूमन जो लाइफ होती है वो इन मल्टीपल स्टेजेस में आपकी डिवाइडेड होती है और इसके अंदर कुछ कार्य होते हैं जो उस पर्टिकुलर स्टेज के दौरान हो जाने चाहिए हैं। अगर नहीं होंगे तो फिर कमिंग जो स्टेज है उसमें बच्चे को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। यही आपके क्या है, डेवलपमेंटल टास्क है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि बात कौन करता है डेवलपमेंटल टास्क के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए और क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। 1950 में डेवलपमेंटल टास्क के बारे में बात किया था। किन्होंने किया था? तो रॉबर्ट हैविहर्स्ट। ये नाम आप जरूर से जरूर याद रख लीजिएगा, रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट। ठीक है, हिंदी में मैं इसको लिख देती हूँ, हैविहर्स्ट। हिंदी मीडियम को भी टारगेट करते हुए मैं चल रही हूँ यहाँ पर, सो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। विकासात्मक कार्य यानी कि डेवलपमेंटल टास्क के बारे में कौन बात करते हैं? 1950 में सबसे पहले इन्होंने बात की थी, रॉबर्ट हैविहर्स्ट ने यहाँ पर सबसे पहले बात करी थी और वही इन सारी चीजों की बात करते हैं। ठीक है, एक बार डेफिनेशन आप चेक कर लीजिए। वैसे मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है डेवलपमेंटल टास्क, बट फिर भी डेफिनेशन के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? अ टास्क दैट अराइजेज एट or about a certain period of life, unsuccessful achievement of which led to inability to perform tasks associated with the next period or stage in life। सेम बात बोली गई है कि किसी भी इंडिविजुअल की जो लाइफ साइकिल होती है वो स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। और कितने स्टेज की बात यहाँ पर हैविहर्स्ट कर रहे हैं? वो 6 स्टेजेस की बात कर रहे हैं। कितने स्टेज की यहाँ पर बात करते हैं? 6 स्टेजेस की बात करते हैं। वो कहते हैं किसी भी इंडिविजुअल की जो लाइफ साइकिल है वो इन 6 स्टेजेस में यहाँ पर बटी हुई होती है, 6 चरणों में यहाँ पर डिवाइडेड होती है। और इसके दौरान यहाँ पर क्या है भाई, कुछ टास्क है जो कि निर्धारित किए गए होते हैं। अगर वो आपने अचीव कर लिए तो आपको कमिंग स्टेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपका यहाँ पर अचीवमेंट अनसक्सेसफुल रहा, अगर आप असफल रहे, यहाँ पर आपकी जो उपलब्धि है वो कैसी रही, अगर असफल रही, तो फिर आपको अगली अवधि या चरण से संबंधित कार्य को करने में असमर्थता हासिल यहाँ पर हो सकती है। आप अयोग्य वहां पर हो सकते हो, आपको वहां पर चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हैविहर्स्ट जो है वो डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी की बात करते हैं, विकासात्मक कार्य सिद्धांत की बात करते हैं, जिसमें वो 6 स्टेज की बात करते हैं। कौन कौन से 6 स्टेजेस हैं? फर्स्ट वन इज इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, जो कि आपका कितने तक आ जाता है, बर्थ से 6 साल लगा लो या फिर 0 से 6 ईयर्स आप यहाँ पर लगा करके चल सकते हैं, क्योंकि इन्फेंसी होती है जो 0 से 2 साल की और 2 से 6 साल की आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है। ठीक है, शैशवावस्था या फिर प्रारंभिक बचपन आप इसको यहाँ पर कहेंगे, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज ये मानते हैं लेटर चाइल्डहुड को, उत्तर बाल्यावस्था को।
जो कि 6 से 12 ईयर्स का यहाँ पर होता है, आप सभी को पता है। एंड थर्ड स्टेज इज अडोलेसेंस, दैट इज किशोरावस्था, जो कि 13 से 18 ईयर्स यहाँ पर मानी गई है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेज है दैट इज अर्ली अडल्टहुड, प्रारंभिक वयस्कता, जिसमें 19 टू 30 ईयर्स की यहाँ पर बात की गई है। इन पर्टिकुलर स्टेज के बाद हैवी हर्स्ट यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट स्टेज है फिफ्थ नंबर स्टेज, दैट इज मिडिल एज, मध्य आयु, जो कि 30 से लेकर के और 60 वर्ष की यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज आपकी आ जाती है वो है ओल्ड एज, या फिर आप इसको लेटर मेच्योरिटी कह सकते हो, जो कि 60 प्लस आप कह सकते हो, और फिर 60 अबोव आप एज यहाँ पर कह सकते हो। इन्होंने बात करी है कि कुछ कार्य, कुछ टास्क यहाँ पर इन सभी स्टेजेस से जुड़े हुए होते हैं, जिनको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ भी आपको इतना डिफिकल्टी नहीं रहेगी, आपको पता है भाई इन्फेंसी में बच्चा क्या ही कर सकता है, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को क्या क्या आ जाना चाहिए है, लेटर चाइल्डहुड में बच्चे को क्या क्या कर लेना चाहिए है, ये सारी चीजें अब हम कमिंग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको पसंद करेंगे। स्टेज नंबर 1 से शुरू करेंगे, दैट इज इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के अंदर क्या क्या टास्क यहाँ पर डिसाइडेड है। तो देखो इस स्टेज के अंदर आप सभी को पता है जी, इन्फेंसी जो स्टेज होती है वो 0 से 2 वर्ष की स्टेज होती है, और इस उम्र में बच्चा जो है वो चलना सीखता है, बच्चा बातें करना सीखता है, साथ ही साथ वो ठोस जो आहार है यानी कि सॉलिड जो फूड है, मतलब जो ग्रेन्स वगैरह है, मतलब अनाज वगैरह है, ये सभी खाना शुरू कर देता है। माँ के दूध से हट करके वो ऊपर से भी चीज़ें जो वो खाना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ बच्चा क्या करना सीखता है, एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट यानी कि टॉयलेट ट्रेनिंग यहाँ पर बच्चा सीखता है। वो सुसु पोटी के बारे में बताना सीख जाता है, वो सेल्फ यहाँ पर ऑटोनोमस तरीके से मतलब खुद से करना सीख जाता है बच्चा, उसको ज़रूरत नहीं रहती है, करना सीख जाता है। इसके अलावा बच्चे को डिफरेंसेस पता चल जाते हैं, भाई क्या मेल है क्या फीमेल है, उसको खुद के बारे में पता चल जाता है कि वो लड़की है या फिर वो लड़का है, ठीक है। देन फिर हम बात करते हैं लैंग्वेज का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस स्टेज के अंदर, कि स्टेज के अंदर जो आपका अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज होती है उसमें क्रूशियल भाषा का विकास होता है, सबसे ज़रूरी भाषा विकास यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और ये हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में करते भी हैं। तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर स्टेज में हो जाता है। इसके साथ साथ बच्चा जो है वो पढ़ना यहाँ पर सीख जाता है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है वो प्री स्कूल स्टेज होती है, आप सभी को पता है, और जो लेटर चाइल्डहुड की स्टेज होती है वो स्कूल स्टेज होती है। तो यहाँ पर बच्चा पढ़ने के लिए टोटली क्या हो रहा होता है, रेडी होता है, और साथ ही वो बाल वाटिका वगैरह में भी जाना यहाँ पर शुरू कर देता है बच्चा। तो ये कुछ टास्क है जो कि इस स्टेज से रिलेटेड होते हैं, इसमें कुछ भी रटने वाली बात नहीं है, आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, आप बस इसको रीड करते हुए यहाँ पर चल सकते हो। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है लेटर चाइल्डहुड की, जो कि 6 से 12 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा क्या करना सीख जाता है, इसमें बच्चा गेम्स वगैरह यहाँ पर जो है खेलने लग जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेज को प्ले स्टेज भी हम कहते हैं, खेल अवस्था हम इसको कहते हैं, क्योंकि जो अर्ली चाइल्डहुड है उसको तो टॉय एज यहाँ पर बोला जाता है, बच्चा उसमें खिलौने से खेलता है। यहाँ पर बच्चा जो है वो खेल खेलना शुरू कर देता है, जो भी गेम्स होते हैं ना, तो जो भी फिजिकल स्किल्स है बच्चे के अंदर वो डेवलप हो जाती है इसमें। साथ ही होलसम एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ एज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, एक बढ़ते जीव के रूप में स्वयं के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण का निर्माण भी यहाँ पर बच्चा कर सकता है अपने एज मेट्स के साथ यहाँ पर, क्योंकि इस स्टेज को ना पीयर स्टेज भी कहते हैं, आप सभी को पता है भाई, गैंग स्टेज इसको यहाँ पर, गैंग एज स्टेज इसको यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो मेल चाइल्ड होता है वो अपने मेल जो भी दोस्त होते हैं उनके साथ गैंग अप करना शुरू कर देता है, जो भी फीमेल चाइल्ड होती है वो अपने फीमेल मित्रों के साथ यहाँ पर गैंग अप करके रहती हैं, तो वो एक दूसरे के साथ मिलके यहाँ पर खेलना शुरू कर देते हैं, तो ये गैंगे स्टेज भी बोली जाती है लेटर चाइल्डहुड। लर्निंग एंड अप्रोप्रिएट मस्कुलिन एंड फेमिनाइन रोल्स यहाँ पर, यानी कि बच्चे यहाँ पर अपने पेरेंट्स को देखते हैं, भाई घर में कोई भी मेल है कोई फीमेल है वो क्या कर रही है, तो और मेल क्या कर रहे हैं, तो ये कुछ रोल्स है जो उनके माइंड में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे मदर है तो वो खाना बना रही है, हो सकता है किसी की मदर बाहर अर्निंग के लिए भी जा रही है, तो बच्चे के दिमाग में वही चीज़ें फिट बैठ जाती है। पापा है तो वो घर के मतलब काम जनरली लोग बाग मतलब करते नहीं है, जो मेल वगैरह होते हैं, ऑल्दो आज के टाइम करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर बाइसनेस की बात नहीं कर रही हूँ, बट मस्कुलिन और फीमेनिन जो रोल्स होते हैं वो बच्चा थोड़ा समझने की कोशिश करने लग जाता है। इसके अलावा बच्चा की फंडामेंटल स्किल्स यहाँ पर डेवलप हो जाती है, जैसे बच्चा रीडिंग राइटिंग और कैलकुलेटिंग, ये बेसिक जो स्किल्स होती है बच्चे के अंदर वो आना शुरू हो जाती है। डेवलपिंग कंसेप्ट नेसेसरी फॉर एवरीडे लिविंग, यानी कि जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बच्चा यहाँ पर समझने लग जाता है। बच्चे के अंदर कंसाइंस मोरालिटी और स्केल ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पर डेवलप हो जाती है, मतलब उसको कहीं ना कहीं उसका विवेक यहाँ पर जागृत हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो थोड़ी बहुत मोरालिटी उसके अंदर आ जाती है, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टेज के
के अंदर से कोलबर्ग भी बात करती है यहाँ पर इस पर्टिकुलर उसके बारे में। अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, अब बच्चे को यहाँ पर किसी भी प्रकार की डिपेंडेंस नहीं होता है, जैसे पहले तो भाई पेरेंट्स पर टोटली डिपेंड कर रहा था बच्चा, यहाँ पर नहीं करता है, वो पर्सनली इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग यहाँ पर रखता है, वो खुद से अपनी चीज़ों को करने लग जाता है। डेवलपिंग एटीट्यूड टुवर्ड सोशल ग्रुप और इंस्टीट्यूशंस, उसकी खुद की कुछ अवधारणाएं हैं जो कि सामाजिक समूहों के प्रति और इंस्टीट्यूशन के प्रति जो है बनने लग जाती है, पहले नहीं होती थी लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेज में आकर के बनने लग जाती है। तो ये कुछ टास्क है जो इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। देन बात करते हैं एडोलसेंस की, और ये वाली स्टेज तो बहुत ज़रूरी हो जाती है, आप सभी को पता है, क्योंकि ये मतलब एक तरीके से किसी भी इंडिविजुअल का नींव बनाने का काम करता है। अगर बात करें तो इसमें किसी भी बच्चे को एक सही दिशा देने की काफ़ी ज़रूरत होती है, पेरेंट्स का एक सही बर्ताव बच्चे के साथ होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्टेनली हॉल यहाँ पर जनक माने जाते हैं, स्टेनली हॉल फादर माने जाते हैं किसके, एडोलेसेंस के, और इन्होंने इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था भी कहा है। ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। 13 to 18 ईयर्स की ये स्टेज है। अचीविंग न्यू एंड मोर मैच्योर रिलेशंस विद एज, अब जो लेटर चाइल्डहुड था उसमें तो क्या था कि जो मेल है वो अपने मेल दोस्त के साथ ही रहेगा, फीमेल जो है वो अपनी फीमेल दोस्त के साथ ही रहती है। लेकिन एडोलेसेंस स्टेज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर प्यूबर्टी आ जाती है और सेक्सुअली बच्चा मैच्योर हो जाता है, तो जो मेल है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, फीमेल जो है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट, यानी कि ऑपोजिट सेक्स जो है यहाँ पर अट्रैक्ट करती हैं इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर। अचीविंग ए मैस्कुलिन और फीमेल सोशल रोल, यहाँ पर और भी अच्छी तरीके से जो है खुद से भी सोच रख करके वो करने लग जाता है, भाई जो आदमी हैं उनकी क्या भूमिकाएं होती है, जो फीमेल है उनकी क्या भूमिकाएं होती है। अर्ली जो स्टेज है उसमें तो जितना वो देख रहा है उतना तक ही सीमित है, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा बहुत अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करने लग जाता है। एक्सेप्टिंग वंस फिजिक एंड यूजिंग द बॉडी इफेक्टिवली, अपने खुद के शरीर की बनावट को स्वीकार करना कि भाई जैसे भी हम हैं उसको उसी तरीके से लेकर के चलना इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर आता है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस बच्चे के अंदर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, फिजिकली बहुत चेंजेस बच्चे को देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर। अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस ऑफ पेरेंट्स एंड अदर अडल्ट्स, माता पिता और अन्य वयस्कों से भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना भी इस पर्टिकुलर स्टेज का टारगेट है। साथ ही मैरिज के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, कहीं ना कहीं अपने करियर के बारे में सोचने लग जाता है, वो इसी पर्टिकुलर लाइफ से सोचने लग जाता है। लाइक शादी के बाद अगर किसी का पार्टनर है तो वो उसी से रिलेटेड सोचने लग जाता है, अपनी फैमिली के बारे में इस पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा थोड़ा बहुत सोचने लग जाता है। अपने करियर के लिए, जॉब के लिए पहले से प्लानिंग करना यहाँ पर बच्चा शुरू कर देता है। डिज़ायरिंग एंड अचीविंग सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, उसको पता है कि समाज उससे क्या चाह रहा होता है, क्योंकि जो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं वो किसके बीच के टर्म है, वो बीच के टर्म है कि आपकी जो इंडिविजुअल नीड्स है, एक मिनट में इसको यहाँ पर लिखूंगी, भाई जो डेवलपमेंटल टास्क है वो किसके बीच की टर्म है, वो बीच की टर्म है कि सोसाइटी आपसे क्या चाहती है, ठीक है, सोसाइटी की क्या नीड है, सोसाइटी की क्या डिज़ायर है आपसे, साथ ही आपकी इंडिविजुअल नीड्स, यहाँ पर लिख देती हूँ इंडिविजुअल नीड्स, यानी कि व्यक्तिगत तरीके से आप क्या चाहते हो और साथ ही सोसाइटी आपसे क्या चाहती है, इन दोनों का मिक्स कहीं ना कहीं इसके बीच का काम होता है क्या, डेवलपमेंटल टास्क, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ कि चलिए मैं दिखाई देती हूँ आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, डेवलपमेंटल टास्क इज अ मिडिल वे बिटवीन इंडिविजुअल नीड एंड सोशल डिमांड, यानी कि विकासात्मक कार्य क्या है, आपकी व्यक्तिगत आवश्यकता, आपकी खुद की क्या आवश्यकता है और साथ ही समाज आपसे क्या मांग रहा है, उसके बीच का एक मिडिल वे है डेवलपमेंटल टास्क। इसको आप ऐसे समझो कि आपकी इंडिविजुअल नीड तो ये है कि मैं अपना करियर बनाऊँ, ठीक है, मैं पढ़ लिख लूँ, करियर बनाऊँ, लेकिन समाज क्या कहता है, अरे तुम्हारी तो उम्र हो गई है, तुमको तो शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी तो उम्र निकल जाएगी, तुम तो 25 के हो गए, तुम तो 30 के हो गए, तुम तो 20 के हो गए। लेकिन तो ये क्या है आपका कि आपके खुद की इंडिविजुअल नीड, आप क्या चाहते हो और साथ ही समाज आपसे क्या डिमांड कर रहा है, तो उसके बीच का एक मिडिल वे है, क्या है, डेवलपमेंटल टास्क, ठीक है। सो आज अब जो है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम कहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक आ गए थे, हाँ ठीक है। सोशली रिस्पॉन्सिबल मतलब समाज आपसे क्या चाहता है, उस चीज़ के प्रति आप क्या है यहाँ पर एक तरीके से सोशली जिम्मेदार आप यहाँ पर हो रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो इस चीज़ के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो ये पर्टिकुलर स्टेज है आपका एडोलेसेंस, इसमें ना हम ईटिंग डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, आपने नाम भी सुने होंगे, आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी क्योंकि आपको पढ़ने ज़रूरी है यहाँ पर। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, सीरियस इलनेस है मार्क्ड बाय सेवर
डिस्टर्बेंस ऑफ वंस ईटिंग बिहेवियर, आपके खाना खाने का अजब गजब तरीका। मतलब एक तो होता है नॉर्मल ईटिंग की, आपको जितनी भूख लग रही है आप उतना खा रहे हो, और नॉर्मल आप एक्सरसाइज वगैरह अपनी शरीर को, अपनी फिजिक को मेंटेन करके रखते हो। एक होता है कि आप मतलब अजीब ही तरीके से आप बहुत कम खा रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो, तो ये एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर्स होता है। इसमें हम 3 डिसऑर्डर को यहाँ पर पढ़ते हुए चलते हैं। वन इज़, यहीं पर ही आपको बता देती हूँ, बाकी ये पीडीएफ्स आपको मैं जब मैं पेड पीडीएफ्स अवेलेबल कराऊंगी तब ये सारे पीडीएफ्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? ये होता है बेसिकली कि इसमें कोई भी इंडिविजुअल जो होता है ना, वो अपनी 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 मतलब डाइट के लिए अपने आप को बहुत पतला करने की कोशिश करता है। वो जितना नॉर्मल उसका वेट होता है ना, नॉर्मल उसको जितना खाना चाहिए उससे भी बहुत डाउन खाता है, उससे भी बहुत कम खाता है, और अपने आप को बहुत वेट लॉस करने की कोशिश करता है। पीपल बिकम ऑब्सेस्ड विद वेट लॉस एंड व्हाट दे ईट, वो बहुत जुनूनी हो जाते हैं भाई वो क्या खा रहे हैं और वो कितना खा रहे हैं, तो वो बहुत कम से कम खाते हैं इस प्रकार के जो भी लोग आते हैं। ठीक है, तो अनरीजनेबल फियर होता है उनके बीच में ओवरवेट का, वो बिल्कुल ही ना के बराबर खाते हैं। उनको लगता है अगर उनको भूख है 2 रोटी की, नॉर्मल अगर उनको 2 रोटी की भूख है तो वो एक ही रोटी खाएंगे या फिर आधी रोटी खाएंगे, क्योंकि उनको ओवरवेट का काफ़ी डर रहता है कि कहीं हम मोटे ना हो जाए। ठीक है, इसमें सिम्टम्स क्या आ जाते हैं? सिम्टम्स इंक्लूड ट्राइंग टू मेंटेन अ लोअर देन नॉर्मल वेट थ्रू स्टारवेशन, वो खुद को स्टार्व करते हैं, मतलब खुद को ही भूख से एकदम से मतलब तड़पा तड़पा के रखते हैं, और खाने के नाम पे बहुत कम भी खाते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि अरे हमने तो ज़्यादा खा लिया, फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करते हैं। ठीक है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट इनके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, कई बार इनकी हालत बहुत ख़राब भी हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल किसी भी बॉडी को जो खाने की ज़रूरत होती है वो रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूरी नहीं हो पाती है। सो दैट इज़ एनोरेक्सिया नर्वोसा, कि भाई जानबूझ करके भूखे मरते रहते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और खाना जो डाइट है वो अच्छे से लेते नहीं हैं। इसके अलावा ये उल्टा पड़ जाता है बुलीमिया नर्वोसा, इसमें तो हम लोग खा नहीं रहे थे, इसमें क्या है कोई भी इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा खा लेता है, उसको कंट्रोल नहीं रहता वो अपने ऊपर और बहुत ज़्यादा खा लेता है। ये किनलेस है इन विच पर्सन बिंज ईट, मतलब बहुत ज़्यादा ठूस ठूस कर खाता है, एंड देन पर्ज मोस्ट ऑफन थ्रो सेल्फ इंड्यूस्ड, पहले तो खा लेता है, उसको कंट्रोल नहीं रहता, पहले तो खा लेता बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है अरे उसको तो कम खाना था, तो फिर वो क्या करता है, वो उस खाने को बाहर निकालता है, फोर्सफुली बाहर निकालता है। किसके थ्रू? वो अपनी मतलब सेल्फ वोमिट करता है, जानबूझ करके वोमिटिंग के थ्रू उस खाने को बाहर निकाल देगा। वो है आपका बुलीमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया था कि जिसमें हम खा नहीं रहे थे बिल्कुल भी, अपने वेट के लिए काफ़ी ऑब्सेस्ड थे, खा नहीं रहे थे बिल्कुल भी, या हम खा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा ले रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके फिर हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करेंगे एकदम से कि अच्छा हमने तो खा लिया, या फिर हम क्या करेंगे, सेल्फ वोमिट यहाँ पर इंड्यूस करेंगे, मतलब जानबूझ करके हम उल्टी करेंगे, वो हमारा बुलीमिया नर्वोसा है। बिंज ईटिंग भी सिमिलरली बुलिमिया नर्वोसा की तरह है, बस यहाँ पर हम जो है सेल्फ वोमिट यहाँ पर कर पा रहे थे, और यहाँ पर हम लोग बस वोमिट नहीं करते, बाकी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम ठूस ठूस कर खाते हैं। तो हम खाते रहते हैं जब तक हमारा अंदर से जो मन है ना वो भर ना जाए, तब तक खाता ही रहता है कोई भी इंडिविजुअल, वो है आपका बिंज ईटिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये आपको समझ में आना चाहिए है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करूँ तो एनोरेक्सिया क्या है भाई, उसमें आपको वेट का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि बार बार वेट ना बढ़ जाए, वेट ना बढ़ जाए, स्पेशली फीमेल कि वेट ना बढ़ जाए यहाँ पर, तो वो खाते नहीं है बिल्कुल भी, और जो भी थोड़ा बहुत खाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। इसमें हम जानबूझ करके बहुत ठूस ठूस कर खाते हैं, इसमें भी खाते हैं ठूस ठूस कर और इसमें भी खाते हैं ठूस ठूस कर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, फिर उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब उनको कंट्रोल नहीं रहता खुद के ऊपर और वो खा लेते हैं। ठीक है, who suffer from anorexia individual with bulimia nervosa can be slightly underweight। ये मतलब क्या होते हैं भाई, ये तो बहुत पतले वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, वो ओवरवेट होते हैं क्योंकि ज़्यादा खा लेते हैं ना बुलिमिया नर्वोसा में, ये थोड़े से ओवरवेट होते हैं। ओके, और ये तब तक खाते रहते हैं बिंज ईटिंग वाले जब तक कि वो अनकंफर्टेबली फुल ना हो जाए, जब तक खाते रहते हैं तब तक उनके अंदर से बहुत एक घिन टाइप ना आने लग जाए। ये होता है बेसिकली 3 प्रकार के डिसऑर्डर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 4th के ऊपर, डेवलपमेंटल टास्क ऑफ अर्ली अडल्टहुड, प्रारंभिक वयस्कता का विकास कार्य। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अडल्टहुड के अंदर बेस, और यहाँ पर मोस्टली जो है शादियाँ जो है सबकी हो जाती है, क्योंकि 19 से 30 साल की उम्र है, मतलब मैरिज वगैरह हो जाती है। तो यहाँ इसमें अगर मैरिज नहीं हुआ है तो हम अपने किसी जीवन साथी का चयन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सोसाइटी में आपको आपको क्या किस प्रकार की भूमिका आपको रखनी है, इसके बारे में आप टोटली आप पता रहता है भाई, एज ए मेल आपको क्या करना है, एज ए फीमेल आपकी क्या रोल है सोसाइटी के अंदर। ठीक है,
इसके अलावा मैरिज पार्टनर के साथ आपको रहना है, ये सारी भूमिका आप यहाँ पर स्टार्ट करते हो। फैमिली प्लानिंग आप स्टार्ट करते हो, बच्चे हो गए तो आप बच्चे को पाल रहे हो, अपने घर को मैनेज करने का काम कर रहे हो। अब आप अपने प्रोफेशन में आ गए हो, आप किस प्रकार मतलब आपकी जॉब वगैरह यहाँ पर लग चुकी है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में आप सोचने लग जाते हो। आप एक ऐसा सोशल ग्रुप ढूंढते हो जो आपके जैसा हो, कहीं ना कहीं आपके थॉट पैटर्न से कहीं ना कहीं मैच करता हो, ऐसा आप सोशल ग्रुप यहाँ पर ढूंढते हो। और ये सबका होता है ऐसा एक सोशल ग्रुप जिनके साथ आप घूमते फिरते हो, जिनके साथ आपकी बातें मैचिंग करती हो। नेक्स्ट जो है आपका स्टेज है वो है मिडिल एज का स्टेज, 30 से 60 वर्ष का ये स्टेज हो जाता है। अचीविंग अडल्ट्स, आपको जो ध्यान में रखना है डेवलपमेंटल टास्क, वो आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट वाली स्टेज आपके लिए ज़रूरी है, सेकेंड वाली स्टेज आपके लिए ज़रूरी है, और थर्ड वाली स्टेज। मैक्सिमम तो आपसे यहीं से ही पूछ लेगा, बाकी बस आप पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे हैं तो इनसे रिलेटेड तो आपसे सवाल पूछे नहीं जाएंगे, बाकी आपको पता होना चाहिए है। आप देखिए यहाँ पर आपके मतलब फैमिली वगैरह सब हो चुकी है, फैमिली कंप्लीट भी हो चुकी होती है इस टाइम तक 30 तक। तो 30 से 60 तक को क्या क्या होता है, अचीविंग अडल्ट सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक जो इंसान सोच रहा था कि भाई उसका क्या क्या एक नागरिक होने के नाते सोसाइटी के लिए जो उसके कर्तव्य है वो सभी यहाँ पर वो अदा कर रहा होता है, वो सभी उसको यहाँ पर फुलफिल करेगा इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। मेंटेनिंग एन इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब यहाँ पर क्या है भाई, आर्थिक रूप से मतलब वो यहाँ पर कमाने धमाने भी लग गया, अपनी फैमिली को प्रॉपर मेंटेन करके रख रहा है यहाँ पर। असिस्टिंग टीनेज चिल्ड्रन टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड हैप्पी अडल्ट्स, अब 60 साल तक जो है किसी भी इंडिविजुअल के जो बच्चे हैं वो भी बड़े बड़े हो जाते हैं, वो भी टीनेज तक आ जाते हैं, ठीक है, वो भी 12 प्लस एजेस के हो जाते हैं। तो इन बच्चों को भाई खुश रखे, उनको अच्छी शिक्षा दे, उनको अच्छा न्यूट्रिशन दे, वो सारी जिम्मेदारियाँ इस पर्टिकुलर स्टेज में अदा होती है। अडल्ट लीजर टाइम एक्टिविटीज़, अब बच्चे जो है अगर अडल्ट हो गए हैं, उनके उनके अगर 18 प्लस हो गए हैं तो उनके ऊपर भी उनको भी कहीं ना कहीं देखना भी, वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखना भी इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर आ जाता है। इसके अलावा एक्सेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू द साइकोलॉजिक चेंजिंग ऑफ, अब देखो 60 साल की उम्र तक है, 30 से 60 तक, तो काफ़ी सारे बदलाव इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर आते हैं। अब उन बदलावों को भी स्वीकार करना, उसके अकॉर्डिंग चलना, समायोजन करना भी इस स्टेज के अंदर आ जाएगा। अपने जो वृद्ध माता पिता है उनकी भी देखभाल करना इस स्टेज के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है आपकी ओल्ड एज, जो कि सबसे लास्ट की है। अब इसमें आपका सारा काम हो चुका है भाई, आपके बच्चे भी यहाँ पर बड़े हो चुके होते हैं, आप उनकी शादियाँ वगैरह भी कर चुके होते हो, सब सारे काम इसमें हो जाते हैं। तो क्या है, अब आप में इसकी आपकी जो हेल्थ है किसी भी इंडिविजुअल की, आप उसके हिसाब से एडजस्ट करने लग जाते हो, क्योंकि जो हेल्थ है वो भी धीरे धीरे, बुढ़ापा है तो धीरे धीरे हेल्थ भी ख़राब होती जाती है इस पर्टिकुलर स्टेज में, ठीक है। रिटायरमेंट आप यहाँ पर प्लान कर चुके होते हैं। डेथ ऑफ स्पाउस, अगर इस पर्टिकुलर एज में मान लीजिए अगर अगर हस्बैंड वाइफ है, किसी एक की अगर डेथ हो गई है तो उसके लिए भी एडजस्ट करना होता है, आपको उसे भी एक्सेप्ट करना होता है। एस्टेब्लिशिंग एन एक्सप्लिसिट एफिलिएशन विद वंस एज ग्रुप, अपने आयु वर्ग के साथ स्पष्ट संबंध स्थापित करना, आपकी जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है उसके हिसाब से चलना। मीटिंग सोशल एंड सिविलिक ऑब्लिगेशंस, अब यहाँ पर आप अपने दायित्व को पूरा कर चुके हैं, जो भी आपके दायित्व बनते हैं एज ए इंडिविजुअल, सामाजिक तौर पे भी और आपके एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी। और एस्टेब्लिशिंग ए सेटिस्फैक्टरी फिजिकल लिविंग अरेंजमेंट, यहाँ पर अब आपको मतलब कहीं ना कहीं एक अनुभूति होती है कि आपने जो जीवन है वो आपको सेटिस्फैक्टरी फीलिंग आती है कि भाई अब हो गया, बस जितना जीना था हमने जी लिया, हमने ये आप एक तरीके से रिफ्लेक्ट करते हो अपनी ज़िंदगी पर, जैसे हम करते हैं ना एरिक एरिक्सन की सबसे लास्ट वाली स्टेज में, भाई रिफ्लेक्शन करना कि आपने कितना ज़िंदगी को किस तरीके से जिया है, आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, वो सारा आपको यहाँ पर फीलिंग होता है, ठीक है। वो सभी को इंडिविजुअल को यहाँ पर फील होता है। तो ये कुछ स्टेज थे डेवलपमेंटल टास्क जो कि हैवीगर्स्ट की थ्योरी के अंदर हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। और मेरे से हैवीगर्स्ट की जो स्पेलिंग है वो गलत यहाँ पर लिखी गई है, तो उसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा। हैवीगर्स्ट की जो स्पेलिंग है वो ये होती है, ठीक है, रॉबर्ट हैवीगर्स्ट। ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी, पेड पीडीएफ में जल्दी आपको अवेलेबल कराऊंगी, ठीक है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।